दो ऐसी शख्सियत के बारे में है जो व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे से बहुत निकट और एक दूसरे के बहुत प्रशंसक रहे, किंतु लेखक की तरह जहाँ एक तरफ हिंदी के कवि, वहीं दूसरे उर्दू के शायर, अर्थात जब लेखन की बात आती थी तो उनकी एक आंख नहीं बनती थी। एक दूसरे की खूब खिंचाई करते रहे, खूब बहस और संवाद हुआ करता था। मैं बात करता हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनके अजीज मित्र फिराक गोरखपुरी। एक संवाद के द्वारा बात शुरू करते हैं कि उनकी जिगरी दोस्ती कितनी गहरी थी। संयोग से हड्डी लगा मटन बना तो याद आया कि निराला को हड्डी लगा मटन खूब पसंद था। वो गोश्त के शौकीन थे। अब निराला के पास इतने पैसे तो होते नहीं थे, रहे हुए फकीर आदमी, कि जब चाहे गोश्त खा सकें, क्योंकि फक्कड़ शख्सियत होने के कारण उनके पास पैसे टिकते ही नहीं थे। एक तरह से वो बहुत दानी किस्म के व्यक्ति थे। खुद भले ही जेब में पैसे न हो, लेकिन कोई अगर मांग ले या कोई मजबूर दीन दुखी मिल जाए तो कहीं से इंतजाम करके उसको पैसे चुका देते थे। पैसे उनके पास टिकते ही नहीं थे। निराला ने कभी चाहा भी नहीं कि उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो। चाहते तो हो जाती, लिहाजा निराला पर सरस्वती की कृपा तो रही, लक्ष्मी की ना रही। निराला का गोश्त का शौक फिराक साहब को पता था। फिराक साहब निराला से झगड़ते भी और निराला को प्रेम भी करते। झगड़ा किसी निजी बात पर नहीं होता, बस उसी हिंदी उर्दू के मसले पर होता था। या फिर तब होता जब फिराक निराला से कोई कविता सुनाने को कहते और जब निराला सुना चुकते तो फिराक उसमें कमियां निकाल देते। बस फिर क्या था, निराला गरज पड़ते और फिराक भी बरस पड़ते। झगड़ा इतना जोरदार होता कि मानो छतें हिलने लगती। बस जवानी झगड़ा होता, हाथापाई की नौबत कभी नहीं आई। फिराक चाहते थे कि झगड़ा हो और निराला को गोश्त भी मिले, इसलिए अक्सर हर इतवार को निराला को फिराक भोजन पर बुलाया करते, रिक्शा भेजा करते। उसी रिक्शे से निराला आते और जाते। निराला को पैदल चलना पसंद था, लिहाजा वापसी में निराला कभी कभार पैदल भी चले जाया करते। भोजन में निराला की पसंद का हड्डी लगा बकरे का कोरमा या कलिया फिराक साहब बनवाया करते। बार बार निराला से पूछते कि कुछ और लेंगे, कुछ और चाहिए। फिराक निराला को प्रेम से उनकी पसंद का गोश्त खाते देख बहुत खुश हुआ करते, क्योंकि निराला की खुराक ज़्यादा थी और फिराक की कम। इस वजह से जिस दिन निराला को फिराक दावत पर बुलाते उस दिन गोश्त बहुत ज़्यादा मंगाते। फिराक कहा करते थे कि मैं चाहता था कि निराला मेरे घर के बगल में ही किसी बंगले में रहते। मेरी इतनी इनकम होती कि मैं उनके खाने पीने सब का इंतजाम कर पाता। निराला को रोज़ गोश्त और शराब मिलती रहे, इसका प्रबंध कर पाता। निराला की सेवा के लिए नौकर लगा पाता। निराला की ज़रा की तबीयत नासाज हो तो डॉक्टर बुलवा पाता। लेकिन मेरी सब ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई। मेरी इतनी इनकम ही नहीं है और मेरे खुद के खर्च बड़े हैं और नौकरों की चोरी के लिए भी मुझे पैसा जमा करना पड़ता है ताकि नौकर मेरे पैसे चुराकर खुश रहें। बगल के बंगले में निराला रहें
इसका ये मतलब नहीं कि फिराक चाहते थे कि निराला हर वक्त उनकी खोपड़ी पर सवार रहें या फिराक हरदम निराला की खोपड़ी पर बैठे रहें ताकि दोनों की चेतना में खलल पड़ जाए, बल्कि फिराक चाहते थे कि निराला बगल में रहेंगे तो उनका जब मन करेगा वो फिराक के पास आ जाया करेंगे और फिराक का जब मन करेगा उनके पास जा बैठेंगे। फिराक से एक बार पूछा गया कि निराला किस कोटि के इंसान है। फिराक ने कहा, कम से कम मुझसे तो बड़े ही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे पैसे की शराब नहीं पी। जब भी आते अपनी जेब से थोड़ा मोड़ा छोटा नोट निकालते और उससे ठर्रा मंगाया करते। कई बार ऐसा भी होता कि निराला फिराक की दावत में अपनी सोंटा पीट अंग्रेजी बोलने लगते हैं, क्योंकि निराला को अंग्रेजी अच्छी नहीं आती थी। ऐसा होने पर फिराक का उनका जवाब हिंदी में देते और कभी ये नहीं हुआ और कभी ये नहीं कहा कि आपको अंग्रेजी अच्छी नहीं आती। निराला खुद को सभी कवियों और शायरों से बड़ा मानते हैं। एक बार हुआ कि संगम किनारे चांदनी रात में एक मकान की छत पर जमीन पर बिछी चांदनी मतलब गद्दे के ऊपर बिछी हुई सफ़ेद चादर पर काव्य गोष्ठी थी। इलाहाबाद के सभी शायर और कवि तशरीफ रखते थे। फिराक भी थे, महादेवी वर्मा भी थी, पंत भी थे और बच्चन भी। आखिर में निराला आए। निराला ने आते ही कहा कि मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा, मैं कुशासन पर बैठूंगा, क्योंकि मेरा स्थान सबसे ऊंचा है। अब कुर्सी मंगाई गई और निराला उसके ऊपर बैठ गए। उस काव्य गोष्ठी में सादा भोजन नहीं बना था और शराब की जगह कुल्हड़ में भांग तकसीम हो रही थी। निराला कई कुल्हड़ पी गए, फिर बहक गए। लगे अंग्रेजी में बताने कि जब ग्रेट ब्रिटेन की क्वीन से उनकी भेंट हुई तो क्वीन ने अपने सिर से ताज निकालकर मेरे सिर पर रख दिया और मुझे सिंहासन पर बैठा दिया। निराला भंग की तरंग में खूब बोल रहे थे और लोग मजा ले रहे थे। बहरहाल फिराक कहते थे कि निराला के लिए ये दुनिया अजनबियों की सराय है। निराला अपनों के बीच अजनबियों जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे पास तो कोई बेटा बेटी नहीं है, निराला के पास तो कई हैं। उनको बेटों से कौन सा आराम मिल रहा है? बेटा बेटा सब भ्रम है, कोई किसी का नहीं होता। निराला का हाल देखो तो दुख होता है। इतना बड़ा कवि और इसकी जिंदगी व्यर्थ जा रही है। अनसंग सा ही है इस दौर में। आगे की कौन कहे, आगे भी लगता है अनसंग ही रहेगा। खैर, बहुत से लोग जानकारी के अभाव में निराला और फिराक को एक दूसरे का दुश्मन मानते हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं था। एक बार निराला से मिलने कुछ लोग आए। निराला ने कहा कि आप लोग फिराक से मिलें, वो हमसे बड़े कवि हैं। जाइए पहले फिराक से मिलाइए। अगर फिराक आप लोगों पर नाराज हो जाएं या गालियां ही बकने लगें तो घबराइएगा नहीं, धैर्य से सुनिएगा। ऐसा करने पर आप लोग एक महान शायर के गाली देने के अंदाज से परिचित हो जाएंगे और वो गालियां भी शायराना होंगी। इसी तरह से एक बार फिराक से कुछ लोग मिलने आए तो फिराक ने कहा कि जाइए पहले निराला से मिलाइए, वो हमसे बड़े कवि हैं। उनसे कह दीजिएगा कि फिराक आपको याद कर रहे थे। लोग जब निराला के पास गए और बताया कि फिराक ने भेजा है तो निराला की आंखों में आंसू आ गए। बहरहाल निराला की कहाँ तक बात करें, वो निराला थे।
उनकी हर बात, हर तहजीब, हर सलीका, चाहे व्यक्तिगत हो सामाजिक, सब निराला था। जीने का अंदाज, कहने का अंदाज। एक घटना और बताकर बात समाप्त करते हैं। वो ये है कि एक बार निराला को रेडियो स्टेशन पर कविता पाठ करने उनके परिचित ने बुलाया। तब रेडियो में उर्दू का ही जलवा था। अब उर्दू में बिना मात्रा के रवानी में लिखा जाता है, लिहाजा जब निराला आए तो एक पुर्जे पर निराला का पूरा नाम उर्दू में लिखकर परिचित महोदय ने उद्घोषक को पकड़ाया। वो निराला को नहीं जानते थे। उन्होंने माइक पर कहा कि अब हमारे रेडियो स्टेशन पर सूर्यकांता त्रिपाठी निराला आ चुके हैं। ये सुनकर निराला ने परिचित का गिरेबान पकड़ लिया। कहा कि सरऊ, हमारा नाम बिगाड़ने के लिए हमें बुलाए हो। रेडियो स्टेशन पर खूब हंगामा हुआ। फिर त्रुटि सुधार कर निराला जी का सही नाम लिखा गया और उच्चारण किया गया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और फिराक गोरखपुरी जी के मित्रता और उनके जीवन के कुछ अंतरंग क्षण पर आधारित एक लेख। हमसे जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।